राजस्थान रंगों से सराबोर है। अलग अलग रंग यहाँ की पहचान में और शान में चार चांद लगाते हैं। राजस्थान का ही रंगीला शहर है बीकानेर, जो थार रेगिस्तान के ठीक बीचों बीच मौजूद है, जिसकी खूबसूरती अपने आप में निराली है। इतिहासकारों की माने तो इस शहर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। उस वक्त इस शहर को जांगल देश कहा जाता था। आज के वक्त में बीकानेर अपनी खूबसूरत स्थापत्य कला, उम्दा खाने और राजपूताना संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ के किले शहर के प्राचीन इतिहास की दास्तानों को बयां करते हैं। इस रॉयल शहर में साल भर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस शहर के इतिहास, संस्कृति और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। दाल बाटी चूरमा का एक अलग ही स्वाद यहाँ मिलता है। इसके अलावा यहाँ की मथानिया मिर्च की चटनी का स्वाद तो जीवन भर जुबान पर बना रहता है। बीकानेर को मेलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ कई मेलों का आयोजन होता है और त्योहार मनाने का उत्साह तो यहाँ अलग ही नजर आता है। और सबसे ज्यादा उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहारों में ऊंट महोत्सव का नाम भी आता है। इसमें राजस्थान का हर रंग देखा जा सकता है। इस दौरान मेले में अलग अलग और उन्नत नस्लों के ऊंटों को खूबसूरती से सजाकर लाया जाता है। इस महोत्सव का यहाँ अलग ही महत्व है, और हो भी क्यों ना, ऊंट राजस्थान की पहचान है, यहाँ के किसानों की शान है। भीषण गर्मी, तेज धूप, कम पानी और रेतीले रेगिस्तान में यदि कोई पशु रह सकता है तो वो है ऊंट। इसलिए तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये एक बड़े काम का सरल और वफादार पशु है। पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो ये अच्छी आमदनी दिलवाता है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोग अन्य पशुओं के मुकाबले शुरुआत से ही ऊंट पालन करना पसंद करते हैं। ऊंट पालन में उन्हें ज्यादा फायदा मिले, ऊंटों का संरक्षण हो सके, ऊंट पालन में होने वाली समस्याएं खत्म हो, इन्हीं उद्देश्यों के साथ भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 5 जुलाई 1984 को बीकानेर में ऊंट पर एक परियोजना निदेशालय की स्थापना की। लेकिन कुछ समय बाद 20 सितंबर 1995 को ऊंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में इसे अपग्रेड कर दिया गया। आज के श्रेष्ठ संस्थान में सफर बीकानेर के NRCC का। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करें। दिल्ली से सफर की शुरुआत हम कर चुके हैं। मंजिल है बीकानेर का राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, जहां ऊंट के स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार के लिए बुनियादी अनुसंधान होता है। ऊंट अनुसंधान पर सूचना भंडार और विकास के लिए कार्य होता है। इसके साथ ही ऊंट इको टूरिज्म के विकास के लिए प्रयास भी होते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र यानी NRCC ऊंट में आनुवांशिक संसाधनों का बेसलाइन सर्वेक्षण करने, ऊंटनी में दुग्ध उत्पादन क्षमता पर अनुसंधान करने, प्रजनन में सुधार के लिए अनुसंधान करने, ऊंट पालकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के साथ सहयोग करने, उष्ण स्वास्थ्य एवं पशुपालन के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करने, के उद्देश्य से
अपनी स्थापना से लेकर अब तक कार्य कर रहा है। यहाँ पहुंचकर हमने देखा कि एक बड़े क्षेत्रफल में फैला है ये संस्थान। परिसर शांत और बहुत ही साफ सुथरा, देखकर मन खुश हो गया। पहुंचते ही हमने सबसे पहले मुलाकात की केंद्र के डायरेक्टर महोदय से और एनआरसीसी के बारे में उनसे बहुत कुछ जाना। ये संस्थान हमारा 5 जुलाई 1984 को स्थापित हुई थी। इसका जो मकसद रखा गया था, उष्ण प्रजाति का संवर्धन और इनका इम्प्रूवमेंट के बारे में हम जो विभिन्न दिशाएं हैं, उनका दिशाएं मतलब उनका आनुवंशिक, फिजियोलॉजी, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, रिप्रोडक्शन, ये सभी दिशाओं में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत हम कैसे उष्ण प्रजाति का संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, इस विषय पे हमारा संस्थान कार्यरत है। उसके अलावा उष्ण प्रजाति का एक बहुउपयोगी कार्य है जो इको टूरिज्म में उष्ण प्रजाति की जो कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन को लेके जो उष्ण पालक हैं, इनका जो इनकम का एक साधन बनी हुई है, इस ऑब्जेक्टिव को भी इस संस्थान ने अपने प्रोग्राम में स्थान दिया है। ऊंट पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। पहले केवल पर्यटन के लिहाज से ही इनका पालन होता था, लेकिन ऊंटनी के दूध में मौजूद औषधीय गुणों के चलते इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दुग्ध उत्पादन के लिए भी बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को अपनाया जा रहा है। इसके लिए उन्नत नस्लों का चुनाव हो रहा है। देश में विभिन्न विशेषताओं वाली ऊंट की कई नस्लें हैं। एनआरसीसी में इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए अनुसंधान हो रहे हैं। इस केंद्र की पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन इकाई में बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, मेवाड़ी, सिंधी, जालौरी और मारवाड़ी नस्लों के विकास की दिशा में लगातार अध्ययन हो रहा है, जिसके बारे में भी हमने विस्तार से जाना। हमारे संस्थान में ऊंट की 4 नस्लें हैं और हम इनके दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु कार्य कर रहे हैं। प्रजनन में जो हमारा जो मुख्य कार्य है कि 4 जो नस्लें हैं उसमें जो दूध उत्पादन क्षमता को उनकी दूध उत्पादन क्षमता को पहचानना है, और साथ में जो है वैसे नर का चयन करना है जो कि 4 नस्लों में दूध उत्पादन क्षमता में उत्तम है। और हमने अपने अनुसंधान में यह पाया है कि औसतन जो है हमारे देश की जो ऊँट की नस्लें हैं उनका दूध उत्पादन प्रतिदिन 4 से 4.5 किलोग्राम है। साथ ही इन 4 नस्लों में कच्छी नस्ल की जो ऊँट है उसकी दूध उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा देखी गई है और ये औसतन 5.5 किलोग्राम दूध देती है। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। नस्लों का ज्ञान हासिल कर हमने ऊंट के बारे में और जानने के लिए इसी इकाई के एक और वैज्ञानिक से जानकारियां ली। हमें पता चला कि रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल ऊंट एक अद्वितीय पशु है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग हैं।
जैसे कृषि कार्यों में हैरोइंग, निराई, जुताई, पानी निकालने के काम में आता है, तो वहीं उत्पादन के लिहाज से इससे दूध, मांस, ऊन और खाल प्राप्त होती है। परिवहन के लिए सवारी और कार्टिंग के रूप में इसे उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन, सौंदर्य प्रतियोगिताओं, रेसिंग, पोलो में भी ऊंटों की भागीदारी रहती है। इतने क्षेत्रों में ऊंटों की उपयोगिता है, तो इसका प्रजनन बेहतर करना भी आवश्यक है। इसके अलावा चयन, आनुवांशिक सुधार और लाभदायक उत्पादन का अवसर प्रदान करने के लिए भी ऊंट में बेहतर प्रजनन प्रदर्शन की आवश्यकता है, जिसके लिए NRCC की प्रजनन इकाई ने ऊंट में प्रजनन क्षमता या प्रदर्शन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनकी जानकारी भी हमसे साझा की गई। हमारे यहाँ ऊंट के प्रजनन के ऊपर विशेष शोध होता है। ऊंट एक सीजनल ब्रीडर है। इसका प्रजनन काल नवंबर से मार्च तक रहता है और जो नर ऊंट है उसमें जो प्रजनन काल के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मुंह से झाग निकालना, जो सॉफ्ट पैलेट है उसका बाहर आना, जिसको गुल्ला भी कहते हैं। इसके अलावा दोनों पैर जो हैं वो पीछे, हाइंड लिम्स जो पीछे के पैर वो चौड़े करता है, पूंछ से फटकारे देता है, बार बार पेशाब करता है और सबसे बड़ी चीज़ अपना वजन जो है ये ब्रीडिंग सीजन में कोपुलेशन सिटिंग पोस्चर में यानी कि बैठकर जो संसर्ग करता है उसके लिए अपना वजन कम कर लेता है। पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन इकाई से निकलकर हम पहुंचे पशुधन इकाई में, जहां पर ऊंट में होने वाले रोगों पर शोध होता है। कहा जाता है कि वैसे तो ऊंटों में कई रोगों की प्रतिरोधी क्षमता होती है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां हैं जो ऊंटों को प्रभावित करती हैं, जैसे सर्रा, मेंज यानी खाज खुजली, चेचक रोग, मोमड़ी या बंद, जिससे बचाव के लिए मॉनसून से पहले टीकाकरण किया जाता है और समय समय पर बीमारी की जांच के लिए खून के सैंपल लेकर उनकी जांच भी की जाती है। वैसे तो ऊंटों में विषाणु जनित रोग कम ही पाए जाते हैं, लेकिन ऊंटों के विषाणु जनित रोगों में चेचक यानी माता और मोमड़ी महत्वपूर्ण रोग हैं। इन सभी रोगों का उपचार इस इकाई में किया जाता है। खास बात यह है कि केंद्र में केवल अपने ऊंटों का ही नहीं बल्कि बाहर से लाए गए ऊंटों का भी उपचार किया जाता है। बाहर के ऊंटों के उपचार के लिए एम्बुलेटरी क्लिनिक एवं पशु स्वास्थ्य शिविर की सुविधा उपलब्ध है। कैसे इस इकाई द्वारा उपचार सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, इनके बारे में भी हमें विस्तार से बताया गया। बीमारी के इलाज के लिए हम समय समय पर पशुओं से खून के नमूने लेते हैं और उस खून के नमूने को जांच के लिए भेजते रहते हैं। यदि कोई पॉजिटिव जानवर है तो हमें पता लग जाता है, अदरवाइज हमारी प्रोफाइलैक्सिस से ही ये सारे जानवरों में बचाव हो जाती है। एक और हमारी ये जो संस्थान की जो क्लिनिक्स की एक है, इसमें क्या है कि हम समय समय पर अपने क्लिनिक से जितने भी ऊँट हैं इनके खून के सैंपल लेकर लेबोरेटरी जांच के लिए भेजते रहते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो हमें समय पे पता लग जाए, जैसे कि ब्रुसेलोसिस है और तिबरसा बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है। इनकी जांच के लिए हम रेगुलर सैंपलिंग करते हैं और उनकी पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करवाते रहते हैं। केंद्र में ऊंट स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़े और रुख किया NRCC की मेडिसिन और पैथोलॉजी प्रयोगशाला का, जहां पर ऊंटों में होने वाली बीमारियों की जांच का काम होता है।
इसके अलावा नई बीमारियों का पता लगाकर उनके उपचार पर शोध भी किए जाते हैं। साथ ही इस प्रयोगशाला में और भी कई अहम अध्ययन किए जाते हैं, जैसे ऊंट का पोस्टमार्टम, ऊंटनी के दूध की जांच, ऊंट के यूरिन पर शोध। इन सब के बारे में हमने भी विस्तार से जाना। हम विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जमा किए गए सैंपल्स, जैसे रक्त के नमूने हैं, दूध के नमूने हैं या टिश्यू सैंपल्स हैं, उनकी जांच यहाँ करते हैं और समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों और अधिकारियों या पशु पालकों द्वारा जो सैंपल जमा किए जाते हैं, इनकी प्रोसेसिंग हम यहाँ करते हैं। इसमें विभिन्न रोगों की जांच, जैसे थनैले की जांच हो, ये ब्रुसेलोसिस की जांच हो, मैस्टाइटिस की जांच हो, इन रोगों की जांच के लिए हम यहाँ डिफरेंट जो सैंपल्स जमा किए जाते हैं उनको उनका परीक्षण उनमें करते हैं। हमने पहले भी जिक्र किया था कि ऊंटनी के दूध में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिनके चलते मानव स्वास्थ्य के लिए ये काफी उपयोगी होता है। इसका सेवन अगर नियमित रूप से किया जाए तो डायबिटीज और टीबी जैसी बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सकता है। लेकिन इसके कच्चे दूध को अगर पी लिया जाए तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऊंटनी कभी कभी टीबी या ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हो सकती है। ऐसे में हमेशा ही सलाह दी जाती है कि दूध को उबालकर ही उसका सेवन करें और ऊंटनी के स्वास्थ्य पर भी नजर बनाए रखें। ऊंटनी में कई ऐसे संक्रामक रोग भी हो सकते हैं जिनके लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। इनके लिए एनआरसीसी में काम हो रहा है। इसके अलावा किस तरह से ऊंट पालक ऊंट और ऊंटनी को सेहतमंद बनाए रख सकते हैं, इसके लिए समय समय पर जानकारियां भी साझा की जाती हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने भी जाना। हमारे वैज्ञानिक फील्ड कंडीशंस में जाते हैं, किसी भी रोग के फैलने पे जो बाहर के ऊंट पालक हैं उनकी सहायता से सैंपल्स कलेक्ट करके लाते हैं। उनको भी हम इस लैब में विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उनमें जो कोई बीमारी हो उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट हो या कोई मॉलिक्यूलर टेस्ट हो या कोई अन्य प्रकार की जांच हो, उसकी व्यवस्था इस प्रयोगशाला में है। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एनआरसीसी में हम आगे बढ़ रहे थे, इस केंद्र की कार्य प्रणालियों को समझ रहे थे। तभी हमें ज्ञात हुआ ऊंटों की सेहत सुधारने की दिशा में तो यहाँ पर काम होता ही है। इसके साथ ही इस केंद्र में मानव स्वास्थ्य सुधार के लिए ऊंट से चिकित्सकीय एंटीबॉडीज का उपयोग करने के लिए भी शोध हो रही हैं। यहाँ हमने जाना कि ऊंटों के रक्त में एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी मौजूद होती है, जिनसे औषधीय महत्व के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये एंटीबॉडीज मकड़ी, जीवाणुओं के संक्रमणों और कैंसर थेरेपी जैसी समस्याओं के समाधान के रूप में काम में ली जा सकती है। उष्णजनित एंटीबॉडी सर्परोधी के रूप में बेहतर तरीके से काम करती है।
ये एनआरसीसी की उपलब्धियों में से ही एक है कि यहाँ कई अनुसंधानों के बाद सर्प विषरोधक का विकास किया गया और उसके उपयोग से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग, हमारे किसान, जिनकी अक्सर सर्पदंश के चलते मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, उन्हें सही समय पर इलाज से बचाया जा सकता है। इस लैब में हम लोग ज़्यादातर कैमल का जो इन्फेक्शस डिजीज होता है उसका डायग्नोसिस करने के लिए कोशिश करते हैं। ज़्यादातर डिजीज़ जो खून में का जो बीमारी होता है, एक ट्रिपानोसोमियासिस, ये डिजीज़ जो होता है एक प्रोटोजोआन पैरासाइट्स होता है जो खून में रहता है, ट्रिपानोसोमा इवेंट्साई। ये करीबन बहुत कंटिन्यूसली ये इन्फेक्शंस का स्टैंड करता है। उसको अर्ली डायग्नोसिस हम लोग करेंगे तो इसको ठीक टाइम में इसको निदान हेतु हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इस चक्कर में हम लोग उसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करें और उसको ट्रीटमेंट करने का। इस लैब में जो कैमल का एंटीबॉडीज़ है वो एक बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण है। इसका हम लोग एक्सप्लॉइट करके अभी तक हम लोग एक जो सफलता मिला है कैमल का एंटीबॉडी, जो कि हम लोग अभी तक जो एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं। कैमल में जो यहाँ का लोकल सांप है दैट इज़ एकिस कैरिनेटस सोचोरकी, जो हम लोग बिग 4 पॉइजनस स्नेक बोलता है, जिसका अभी तक एंटी वेनम बन चुका है, जो कि का सांप काटने में हम लोग इंजेक्ट करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए वेनम को। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र अमूल्य काम कर रहा है। एक समय ऐसा आ गया था जब रेगिस्तान का जहाज ऊंट रेत के समंदर में डूबने की कगार पर था, लेकिन एनआरसीसी के सहयोग के चलते इस समस्या से निजात पाया जा सका। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की, ICAR और सरकार का भी साथ उन्हें मिला, जिसके चलते यहाँ अनुसंधान हुए और उनके सकारात्मक परिणाम मिले और फिर बदलाव नजर आने लगा। वर्तमान में भी ये सिलसिला जारी है और आगे भी यूं ही रहेगा। एनआरसीसी में केवल उच्च स्वास्थ्य या प्रजनन पर ही नहीं, बल्कि खान पान, रख रखाव, दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण की दिशा में भी कार्य होते हैं। इन सभी के बारे में हम मिलकर जानेंगे, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह श्रेष्ठ संस्थान के नए एपिसोड में। एनआरसीसी के अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे, शेष महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।